एक औरत जो हर रात डर के साथ सोती थी और हर सुबह चोटों के साथ उठती थी। एक माँ जिसका बच्चा पूछता था, मम्मी आज पापा गुस्सा तो नहीं करेंगे। एक घर जहाँ प्यार नहीं, सिर्फ खामोशी और मार थी। लोग कहते थे सब्र रखो, शादी है। मायके वाले कहते थे हर घर में ऐसा होता है। लेकिन एक दिन उस औरत ने फैसला किया, अब वो ना मरेगी ना टूटेगी, वो खड़ी होगी। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने डर को हराकर अपनी पहचान बनाई। सोचो जरा, एक औरत जो दिन रात घर के लिए सब कुछ करती है, प्यार देती है, इज्जत देती है, अपने सपने पीछे छोड़ देती है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? ताने, गालियां, मार और चुपचाप बहते आंसू। और एक रात तेज बारिश, अंधेरी सड़क, गोद में बीमार बच्चा और कोई सहारा नहीं। यही कहानी है उस औरत की जो सहती रही, टूटती रही, लेकिन एक दिन तूफान बन गई। मेरा नाम काव्या मिश्रा है। मैं लखनऊ में अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरी असली माँ बहुत पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी, मेरी माँ एक लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। उस दिन सिर्फ मेरी माँ नहीं गई थी, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया। पापा चुप चुप रहने लगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम था शारदा देवी। शादी से पहले वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, कहती थी बेटी बनकर रहना, मैं कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। जैसे मेरे इस घर में होने से ही उन्हें तकलीफ होती हो। हर बात में ताना, हर काम में कमी और हर दिन एहसास कि मैं इस घर की नहीं हूँ। मेरे पापा एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूं। उन्होंने मुझे लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में डाला। मैं पढ़ाई में तेज थी। टीचर मेरी तारीफ करते थे। स्कूल में मेरा नाम अच्छे बच्चों में लिया जाता था। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मेरी सौतेली माँ कभी मुझे अपनी बेटी नहीं मान पाई। अगर मैं कुछ अच्छा कर लूं तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आती। धीरे धीरे पापा भी बदलने लगे। पहले वो मेरी हर बात सुनते थे, अब ज्यादातर अपनी पत्नी की बात मानने लगे। मुझे लगने लगा था जैसे मैं अकेली होती जा रही हूँ। फिर भी मैं चुप रहती, सोचती थी शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शारदा देवी को मेरी तरक्की पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर मैं आगे बढ़ गई तो उनका दबदबा कम हो जाएगा, जबकि मेरा सपना बहुत बड़ा था। मैं बचपन से IAS अफसर बनना चाहती थी। कॉलेज में भी मैं टॉप करती रही, UPSC की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई। एक दिन अचानक मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का जयपुर का था, नाम था रोहन अग्रवाल। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे। पहली मुलाकात में ही उन्हें मैं पसंद आ गई। उन्होंने साफ कहा, हमें यही लड़की बहू चाहिए। जब पापा ने मुझसे शादी की बात की, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, पापा अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने पापा के कान भर दिए। बोली, इतना अच्छा रिश्ता है फिर भी मना क्यों कर रही है? कहीं किसी से चक्कर तो नहीं? पापा को न जाने क्यों उनकी बात पर भरोसा हो गया। उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा, काव्या सच बताओ, क्या कोई रिश्ता है? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं बोली, नहीं पापा, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पापा गुस्से में बोले, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर क्या कर लेती हैं, अब शादी होगी। उनके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मेरा सपना उसी दिन टूट गया। मेरी शादी रोहन से तय कर दी गई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। शादी बहुत धूमधाम से हुई, सब खुश थे सिवाय मेरे। शादी के बाद शुरू में सब ठीक लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि नए घर में सबका दिल जीत लूं। मेरे ससुर मुझे पसंद करते थे, लेकिन मेरी सास मालती अग्रवाल को मैं कभी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि उनका बेटा किसी अमीर घर की लड़की से शादी करता। मैं उनके हिसाब से कम थी। शादी के कुछ ही हफ्तों में असली चेहरा सामने आने लगा। घर के सारे काम मुझसे कराए जाते थे, सुबह से रात तक, लेकिन बदले में सिर्फ ताने मिलते। मेरी ननद पायल हर बात में मुझे नीचा दिखाती। मेरे पति रोहन भी धीरे धीरे बदलने लगे। जो पहले प्यार से बात करता था, अब छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगा। मैं पूछती, मुझसे क्या गलती हो रही है? जवाब में ताने मिलते, फिर गालियां और कभी कभी हाथ भी। मेरी जिंदगी जेल बन गई थी।
मेरे सपने, मेरी पढ़ाई, मेरी पहचान सब खत्म हो गया था। मैं हर दिन यही सोचती, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। कुछ महीनों बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैंने सोचा शायद बच्चा सब बदल देगा, लेकिन बच्चा भी कुछ नहीं बदल सका। मेरे बेटे आर्यन के जन्म के बाद काम और बढ़ गया, सम्मान और कम। रोहन रात को शराब पीकर घर आने लगे। गुस्सा, मार और चिल्लाहट रोज की बात बन गई। एक रात जब उन्होंने मेरे बेटे के सामने मुझे मारा, उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने पहली बार सोचा, अब बहुत हो गया। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। बेटा आर्यन मेरी गोद में सो जाता और मैं पूरी रात छत को घूरती रहती। दिल में एक ही सवाल घूमता, क्या यही जिंदगी थी जिसके लिए मैंने सपने देखे थे? सुबह होते ही वही चक्र शुरू हो जाता। अलार्म नहीं, मेरी सास की आवाज़ मुझे जगाती। बहू, अभी तक सो रही है? घर कोई होटल है क्या? मैं चुपचाप उठती, किचन में जाती। चाय, नाश्ता, झाड़ू, पोछा, सब कुछ बिना रुके। आर्यन को गोद में लेकर काम करना मेरी आदत बन गई थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरी साड़ी पकड़ लेती, जैसे कह रही हूँ, मम्मी मुझे अकेला मत छोड़ना। लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता था। अगर चाय में जरा सी भी देर हो जाए तो ताने शुरू हो जाते। समय की कोई कद्र नहीं है, हमारे घर की बहू होकर भी ढंग नहीं आया। मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाब देने की ताकत अब मुझ में बची नहीं थी। रोहन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। वो माँ और बहन की हर बात मानता। मेरी बातों पे या तो हंस देता या गुस्से में चिल्ला देता। कभी कभी मैं सोचती, क्या यही वो इंसान है जिससे मेरी शादी हुई थी? शादी के पहले जो मेरे सपनों की बातें करता था, अब वही इंसान मेरी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहता था। एक दिन मैं मायके गई, सिर्फ 2 दिन के लिए। मुझे लगा था शायद वहाँ जाकर थोड़ा सुकून मिलेगा, शायद पापा मेरे आंसू समझेंगे। लेकिन मेरे पीछे ससुराल में जहर भरा जा रहा था। मेरी सास ने रोहन से कहा, देखो बेटा, तुम इतने पढ़े लिखे हो और ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। ननद पायल भी पीछे नहीं रही, बोली, भैया, मेरी भाभी तो बिल्कुल देहाती है, आपको तो कोई स्टाइलिश लड़की मिलनी चाहिए थी। रोहन चुपचाप सुनता रहा, और शायद उसी दिन उसके दिल में मेरे लिए नफरत बैठ गई। जब मैं वापस आई तो उसका व्यवहार और बदल चुका था। हर बात पर शक, हर सवाल पर गुस्सा। कहाँ गई थी? किससे मिली? इतनी देर क्यों लगी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं पत्नी हूँ या कोई अपराधी। एक रात उसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। वो थप्पड़ सिर्फ मेरे गाल पर नहीं लगा था, मेरे आत्मसम्मान पर लगा था। मैं पूरी रात रोती रही। कमरे की दीवारों ने मेरी चीखें सुनी, लेकिन किसी इंसान ने नहीं। अगली सुबह ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही न हो, क्योंकि इस घर में औरत का दर्द कोई मायने नहीं रखता। धीरे धीरे मार आम बात बन गई। कभी गलती से नमक ज्यादा हो जाए, कभी कपड़ों में सिल्वर ठह जाए। हर बार एक ही बात, तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में अब खुशी नाम की चीज़ बची ही नहीं थी। फिर एक दिन रोहन ने शराब पीकर आर्यन के सामने मुझे मारा। आर्यन डर के मारे रोने लगा, मेरे गले से लिपट गया। उसकी कांपती आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है, पापा, मम्मी को मत मारो। उस पल मेरा दिल फट गया। मैं अपने लिए तो सब सह लेती, लेकिन अपने बच्चे के डर को मैं नहीं सह पाई। कुछ दिन बाद आर्यन को तेज़ बुखार हो गया। रात के 2 बजे उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मैं रोहन को उठाने गई, कहा, प्लीज़ चलो डॉक्टर के पास। उसने करवट बदली और बोला, मुझे सोने दो, ये तुम्हारा काम है। मैं गिड़गिड़ाई, लेकिन जवाब मिला, ऑटो लेकर चली जाओ। तेज़ बारिश हो रही थी, अंधेरी सड़कें, गोद में बीमार बच्चा। उस रात मैं अकेली थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बिगड़ सकती थी। वो शब्द मेरे दिल में उतर गए। उसी अस्पताल के गलियारे में मेरी टक्कर एक आदमी से हो गई। काव्या, तुम काव्या मिश्रा हो ना? मैंने पलटकर देखा, वो मेरा कॉलेज दोस्त था, आदित्य राजपूत। वो अब आईपीएस अफसर था। मेरी हालत देखकर वो चौंक गया। ये चोटें, तुम्हें क्या हो गया? मेरे पास जवाब नहीं था, बस इतना बोली, शादी ने सब बदल दिया। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम ऐसी जिंदगी के लायक नहीं हो। उसने मुझे अपना कार्ड दिया, बोला, कभी भी ज़रूरत पड़े फ़ोन करना। उस रात मैं पहली बार सोच पाई कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब मैं घर लौटी तो मेरा स्वागत तानों से हुआ।
मेरी सास और ननद दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। रोहन ने बाल पकड़कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। उस रात मैं खून से सनी फर्श पर लेटी और फैसला कर लिया, अब डरकर नहीं जीऊंगी। उस रात मैं जमीन पर पड़ी रही। न आंसू बचे थे, न चीख, बस एक खालीपन था जो अंदर ही अंदर सब कुछ खा रहा था। सुबह हुई, घर में रोज की तरह हलचल थी। मेरी सास की आवाज़, बर्तन पटकने की आवाज़ और ननद की हंसी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं चुपचाप उठी, आर्यन को नहलाया, उसे दूध पिलाया। उसकी आंखों में अब गर बस चुका था। वो बार बार मेरी तरफ देखता, जैसे पूछ रहा हो, मम्मी आज सब ठीक रहेगा ना? लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था, अब और नहीं। दोपहर होते होते मैंने अपने और आर्यन के कपड़े एक छोटे से बैग में रखे। कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, बस चुपचाप मायके निकल गई। रास्ते भर मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद इस बार पापा मुझे समझेंगे। शायद कहेंगे, बेटी बहुत हो गया, अब तू हमारे साथ रह। घर पहुंची, दरवाज़ा खुला। पापा सामने बैठे थे। सौतेली माँ शारदा देवी भी वहीं थी। मैंने बैठते ही रोना शुरू कर दिया। एक एक करके सब कुछ बता दिया। मार, ताने, रात की बारिश, बीमार बच्चा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर पापा बोले, काव्या, हर घर में ऐसा होता है। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा, पति पत्नी के झगड़े इतने बड़े नहीं बनाते। मेरी सौतेली माँ ने भी बोल दिया, लड़कियों का घर ससुराल होता है, बार बार मायके आकर बैठना अच्छा नहीं लगता। मेरे अंदर कुछ मर गया। मैंने धीमे से कहा, पापा वो मुझे मारता है। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, सब्र रखो, समय के साथ ठीक हो जाएगा। उस पल मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं समझ गई थी, मैं सच में अकेली हूँ। अगली सुबह मैं फिर उसी नर्क में लौट आई। दरवाज़ा खुलते ही मेरी सास बोली, देखो मायके वालों ने भी 2 दिन में भेज दिया। ननद हंस रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। अब शब्द भी थक चुके थे, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब मैं सिर्फ सह नहीं रही थी, मैं सोच रही थी। रोहन का व्यवहार अब और बिगड़ गया था। वो देर रात आता, अक्सर नशे में, छोटी सी बात पर चीखना, गालियां देना। कभी कभी आर्यन को भी डांट देता। आर्यन अब रात में डरकर उठने लगा था। मम्मी, पापा फिर गुस्सा करेंगे। मैं उसे सीने से लगा लेती, लेकिन खुद अंदर से टूट जाती। एक दिन रोहन ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। किससे बात करती रहती है? उसकी आंखों में शक था। मैं चुप रही। उसने फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया। तुम जैसी औरतों पर नज़र रखनी पड़ती है। उस दिन मैंने तय कर लिया, अब मुझे अपने बेटे को बचाना है। कुछ दिनों बाद आर्यन फिर बीमार पड़ा। इस बार मैंने किसी को नहीं जगाया। रात के 3 बजे मैं अकेली उसे लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग माँ है। उस एक लाइन ने मेरे दिल को छू लिया। अस्पताल से लौटते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। घर पहुंची तो वही हुआ। सास और ननद ताने मारने लगी। रोहन ने धक्का दिया। मैं गिर पड़ी। उस पल मेरे सामने सिर्फ आर्यन का चेहरा था। मैं जमीन से उठी, धीरे धीरे, और मन में कहा, अब बस। अगले दिन मैंने अपने पुराने कागज़ निकाले, डिग्री, मार्कशीट। मेरे सपने धूल में दबे थे, लेकिन मरे नहीं थे। मैंने लैपटॉप खोला, नौकरियों के लिए ईमेल भेजने शुरू किए। हर जगह एक ही जवाब, एक्सपीरियंस चाहिए, मैरिड वुमेन प्रेफर्ड नहीं। दिल बैठने लगा। उसी शाम दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने खोला, सामने रोहन था, हाथ में एक लिफाफा। तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने खोला, डिवोर्स के पेपर, साथ में उसकी आवाज़, और बच्चा मेरे पास रहेगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन इस बार मैं रोई नहीं। उस रात मैंने आदित्य का कार्ड निकाला, फ़ोन लगाया। मुझे मदद चाहिए। उसकी आवाज़ शांत थी, अब तुम अकेली नहीं हो। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। डिवोर्स के पेपर सामने पड़े थे, और आर्यन मेरी गोद में सो रहा था। उसके चेहरे को देखते हुए मैं बस यही सोच रही थी, अब इसका भविष्य मेरे हाथ में है। सुबह होते ही मैंने आदित्य को फिर फ़ोन किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, मुझे एक घर चाहिए, बस इतना कि मैं और मेरा बेटा सुरक्षित रह सके। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज ही देखता हूँ।
शाम तक उसने मेरे लिए एक छोटा सा किराए का कमरा तय कर दिया। एक कमरा, छोटी रसोई, एक बाथरूम, लेकिन मेरे लिए वो जगह महल से कम नहीं थी। मैंने चुपचाप अपने ज़रूरी कागज़, कुछ कपड़े और आर्यन की चीज़ें रखीं, किसी को कुछ नहीं बताया। घर से निकलते वक्त मैंने आखिरी बार उस घर को देखा जहां मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। नए घर में पहली रात बहुत अजीब थी। सन्नाटा था, डर भी था, लेकिन घुटन नहीं थी। आर्यन ने मेरी गर्दन पकड़ ली, डरते हुए बोला, मम्मी, पापा यहाँ नहीं आएंगे ना? मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, अब कोई हमें नहीं मारेगा। वो चैन से सो गया। सुबह हुई, खिड़की से धूप अंदर आई। कई सालों बाद मैंने चैन की सांस ली, लेकिन सच्चाई सामने थी। मेरे पास नौकरी नहीं थी, पैसे बहुत कम थे। आदित्य रोज कुछ ना कुछ मदद कर रहा था, खाना, किराया, दवाइयाँ। एक दिन मैंने साफ कहा, मैं ज्यादा दिन मदद नहीं ले सकती। आदित्य मुस्कुराया, बोला, तुम्हारी पढ़ाई बहुत मजबूत है, तुम पढ़ा सकती हो। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा, क्यों नहीं। शाम तक उसने 3 स्टूडेंट्स का इंतजाम कर दिया, यूपीएससी की तैयारी करने वाले। पहली क्लास से पहले मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किताबें खोलीं, नोट्स देखे। दरवाज़ा खुला, 3 लड़के अंदर आए। मैंने गहरी सांस ली और बोली, नमस्ते, मैं काव्या हूँ। पहले दिन आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन अंदर आग थी। एक हफ्ते में उन लड़कों ने कहा, मैम, आप बहुत अच्छा समझाती हैं। मेरी आंखें भर आईं। धीरे धीरे और बच्चे आने लगे। मैंने अपने छोटे से कमरे का नाम रखा आर्यन कोचिंग। पैसे कम थे, पर आत्मसम्मान वापस आ रहा था। इधर रोहन के घर हालात बिगड़ने लगे थे। घर का काम करने वाला कोई नहीं था। ननद चिल्लाने लगी, सास बीमार रहने लगी, रोहन की नौकरी भी छूट गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हाथ में अब थोड़े थोड़े पैसे आने लगे थे। मैंने खुद राशन खरीदा, खुद बिजली का बिल भरा। पहली बार मुझे लगा मैं खुद कुछ कर रही हूं। आर्यन फिर से हंसने लगा था। एक रात उसने कहा, मम्मी, आप बहुत बहादुर हो। उस एक लाइन ने मेरी सारी थकान मिटा दी। दिन बीतते गए। मेरे छोटे से कमरे में अब सन्नाटा नहीं रहता था। कभी बच्चों की आवाज, कभी किताबों के पन्ने पलटने की आवाज। आर्यन कोचिंग के एक कोने में बैठकर अपने रंग भरता रहता। कभी कभी मेरी तरफ देखता और मुस्कुरा देता। उसकी वो मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। 3 स्टूडेंट कब 10 हुए मुझे पता ही नहीं चला। फिर 15, फिर 20। कमरा छोटा पड़ने लगा, लेकिन दिल बड़ा हो गया था। मैं सुबह से रात तक पढ़ाती। गला सूख जाता, पैर दर्द करने लगते, लेकिन मन खुश रहता। हर शाम जब आखिरी स्टूडेंट जाता, मैं चुपचाप दीवार से टिककर बैठ जाती और सोचती, काव्या, तू सच में खड़ी हो रही है। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से सुकून नहीं देती। एक दिन दरवाजे पर पोस्टमैन आया, हाथ में एक लिफाफा, कोर्ट का नोटिस। मेरे हाथ कांप गए। रोहन ने आर्यन की कस्टडी के लिए केस कर दिया था। मुझे लगा जमीन खिसक गई हो। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया जाएगा। उस रात मैं सो नहीं पाई। आर्यन मेरे सीने से लगा सो रहा था और मैं उसके बाल सहलाती रही। सुबह होते ही मैं आदित्य के पास गई। उसने पेपर पढ़े और शांति से बोला, डरो मत, हम लड़ेंगे। हमने एक अच्छे वकील से बात की। वकील ने कहा, अगर घरेलू हिंसा के सबूत हैं तो केस मजबूत है। मैंने अपने पुराने मेडिकल पेपर निकाले, चोटों की फोटो, पड़ोसियों के बयान। हर कागज मेरे दर्द की गवाही दे रहा था। पहली सुनवाई का दिन आया। कोर्टरूम में अजीब सा सन्नाटा था। रोहन सामने बैठा था, चेहरा सख्त, आंखों में अहंकार। उसके वकील ने कहा, ये औरत खुद घर छोड़कर गई है, ये मां बनने के लायक नहीं। मेरे दिल में आग लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मेरे वकील ने एक एक सबूत रखा। जज ने कहा, बच्चे की राय सबसे जरूरी है। उस दिन आर्यन को बुलाया गया। वो मेरा हाथ पकड़े डरा डरा सा खड़ा था। जज ने नर्म आवाज में पूछा, बेटा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? पूरा कोर्ट चुप था। आर्यन ने बिना रुके कहा, मम्मी के साथ। फिर बोला, पापा मम्मी को मारते थे, मैं डरता था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। रोहन की गर्दन झुक गई। उस दिन मैंने महसूस किया, सच चाहे देर से बोले, लेकिन बोलता जरूर है। कुछ दिन बाद रोहन ने खुद फोन किया। आवाज बदली हुई थी, टूटी हुई। काव्या,
मिल सकते हैं। हम एक पार्क में मिले। वो पहले जैसा नहीं था, न घमंड न गुस्सा, बस पछतावा। उसने कहा, मैंने बहुत गलत किया। मैंने शांत आवाज में कहा, इज्जत के बिना प्यार कुछ नहीं होता। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसने कहा, मैं केस वापस ले रहा हूं। उस दिन मेरे सीने से एक बड़ा बोझ उतर गया। कोर्ट का आखिरी फैसला आया। आर्यन की पूरी कस्टडी मुझे मिली। जब जज ने फैसला सुनाया, मेरा दिल कांप गया। आर्यन दौड़कर मेरी गोद में आ गया। मम्मी, हम जीत गए। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। उस शाम मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार खुद पर गर्व किया। कोर्ट का फैसला आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मेरी जिंदगी की रफ्तार तेज हो चुकी थी। अब हर सुबह मैं डर से नहीं, एक मकसद से उठती थी। आर्यन स्कूल जाने से पहले मेरे पैरों से लिपट जाता। मम्मी, आज कितने बच्चे आएंगे? मैं मुस्कुराकर कहती, बहुत सारे। वो खुश हो जाता। मेरी कोचिंग अब सिर्फ एक कमरा नहीं रही थी, वो एक उम्मीद बन गई थी। बच्चे दूर दूर से आने लगे थे। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा था, कोई एसएससी तो कोई यूपीएससी। मैं हर बच्चे को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, मैं उनकी बात सुनती थी, क्योंकि मैं जानती थी हर बच्चा किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। धीरे धीरे मेरे नाम की चर्चा होने लगी। काव्या मैम बहुत अच्छे से समझाती हैं, वो सिर्फ पढ़ाती नहीं, हिम्मत भी देती हैं। ये बातें जब मेरे कानों तक पहुंचती तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता। लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं था। एक दिन मकान मालिक आया, बोला, मैडम, इतने बच्चे आते हैं, पड़ोसी परेशान हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा समय दीजिए। वो बोला, 1 महीने में जगह खाली कर दीजिए। उस रात मैं बहुत रोई। आर्यन सो रहा था और मैं छत को घूर रही थी। मन में सवाल था, क्या फिर से सब टूट जाएगा? सुबह मैंने खुद को संभाला। मैंने फैसला किया, अब डर कर नहीं, सोच समझ कर कदम उठाऊंगी। मैंने बच्चों से बात की, उनके माता पिता से मिली। सबने एक ही बात कही, मैम, हम आपके साथ हैं। किसी ने कहा, हम थोड़ा ज्यादा फीस दे देंगे। किसी ने कहा, दुकान ढूंढने में मदद करेंगे। मेरी आंखें भर आईं। जिंदगी ने पहली बार मुझे थाम लिया था। 1 हफ्ते के अंदर हमें एक छोटी सी दुकान मिल गई। पुरानी सीढ़ियाँ, थोड़ी सी गंदी दीवारें, लेकिन जगह खुली थी। मैंने वहीं नई शुरुआत की। पहले दिन मैंने खुद झाड़ू लगाई, दीवारें साफ की। आर्यन ने कहा, मम्मी, मैं भी मदद करूं? मैंने उसे गले लगा लिया। दुकान का नाम मैंने वही रखा, आर्यन स्टडी सेंटर। शुरुआत में सिर्फ 15 कुर्सियां थीं, एक ब्लैकबोर्ड, एक पंखा, लेकिन हर कुर्सी पर एक सपना बैठा था। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी, मेरी थकान भी बढ़ी, लेकिन हौसला उससे कहीं ज्यादा। इसी बीच एक दिन एक लड़की आई, नाम था नेहा। उसकी आंखों में डर था। क्लास के बाद वो रुकी, धीरे से बोली, मैम, मेरे घर में भी सब ठीक नहीं है। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उसकी कहानी मेरी कहानी जैसी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम अकेली नहीं हो। उस दिन मैंने समझा, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि दूसरों को खड़ा करना है। इधर रोहन पूरी तरह टूट चुका था। कभी कभी वो आर्यन से मिलने आता। अब उसमें गुस्सा नहीं था, बस शर्म थी। मैंने कभी आर्यन को उससे मिलने से नहीं रोका, क्योंकि मैं बदला नहीं, सुकून चाहती थी। एक दिन रोहन ने कहा, तुम बहुत आगे निकल गई हो। मैंने शांत होकर कहा, नहीं, मैं बस खुद को बचा रही हूँ। समय बीतता गया। मेरे एक स्टूडेंट का सरकारी नौकरी में चयन हो गया। वो दौड़ कर आया, मेरे पैर छूने लगा। मैम, आपकी वजह से हुआ। उस दिन मैं देर तक खाली क्लास में बैठी रही और रोती रही, खुशी के आंसू। अब लोग मुझे सिर्फ एक टीचर नहीं, एक मिसाल की तरह देखने लगे थे। गली में चलते हुए कोई नमस्ते करता तो कोई कहता, मैम, मेरे बच्चे को भी पढ़ा लीजिए। पहले जहाँ लोग मेरे टूटे हुए रिश्ते पर बातें करते थे, अब वही लोग मेरे काम की बातें करते थे। समाज का नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन ये बदलाव आसानी से नहीं आया था। हर सुबह मैं सेंटर जल्दी पहुंचती, कभी कुर्सियां ठीक करती, कभी बोर्ड साफ करती। आर्यन अब मेरे साथ बैठकर होमवर्क करता। वो गर्व से अपने दोस्तों से कहता, मेरी मम्मी स्टडी सेंटर चलाती हैं। उसकी आंखों की चमक मेरे लिए हर इनाम से बड़ी थी। एक दिन स्थानीय अखबार का रिपोर्टर आया, बोला, मैम, आपकी कहानी सुनने में आई है। पहले तो मैं घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभाला। मैंने सब सच सच बताया, न ज्यादा न कम। अखबार में मेरी फोटो छपी। हेडलाइन थी, हिम्मत की मिसाल, एक माँ की नई शुरुआत। उस दिन मैंने अखबार आर्यन को दिखाया। वो खुशी से उछल पड़ा, मम्मी, आप फेमस हो गईं। मैं हंस पड़ी। लेकिन फेम के साथ नई मुश्किलें भी आईं। कुछ लोग फिर से बातें करने लगे।
औरत होकर इतना आगे जाना ठीक नहीं है। बच्चे पर ध्यान दो, काम पर नहीं। मैं सुनकर अनसुना कर देती, क्योंकि अब मुझे पता था मेरी चुप्पी कमजोरी नहीं है। एक दिन नगर निगम से नोटिस आया। कागज में लिखा था, लाइसेंस के बिना कोचिंग चलाना अवैध है। मेरे हाथ फिर कांप गए, लेकिन इस बार मैं टूटी नहीं। मैंने सारे कागज जमा किए, ऑफिस के चक्कर लगाए। 3 हफ्ते बाद लाइसेंस मिल गया। मैंने चैन की सांस ली। उसी दिन मैंने सेंटर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। बच्चों ने ताली बजाई। मैंने कहा, ये सेंटर सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। उसी शाम नेहा फिर मेरे पास आई। बोली, मैम, मैंने घर छोड़ दिया है। मैं चौंक गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन फैसले की ताकत भी। मैंने उसे अपने घर में रहने दिया। 2 और लड़कियां भी जुड़ गईं। मेरा छोटा सा घर अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, वो एक सुरक्षित जगह बन गया। आर्यन ने एक दिन कहा, मम्मी, हमारा घर बहुत बड़ा हो गया है। मैं मुस्कुरा दी। एक शाम आदित्य मिलने आया। उसने चारों तरफ देखा। बोला, तुम बदल गई हो। मैंने कहा, नहीं, मैं बस खुद बन गई हूं। हम देर तक चुपचाप बैठे रहे। बीते समय की बातें, दर्द, लड़ाई, सब पीछे छूट चुका था। अब आगे एक नई राह थी। जिंदगी अब एक जैसी नहीं रही थी। हर दिन कुछ नया लेकर आता था, कभी खुशी तो कभी नई चुनौती। एक सुबह मैं सेंटर पहुंची तो देखा बाहर बहुत भीड़ है। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने। एक आदमी आगे आया। बोला, मैम, मैं जिला शिक्षा समिति से हूं। मेरा दिल एक पल को बैठ गया। वो बोला, आपके सेंटर के बारे में बहुत अच्छा सुना है। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसने कहा, हम चाहते हैं आप सरकारी स्कूल के कमज़ोर बच्चों के लिए फ्री क्लास लें। मेरी आंखें भर आईं। ये वही समाज था जो कभी मुझे ताने देता था। मैंने बिना सोचे हाँ कह दी। अगले हफ्ते से मेरी जिंदगी और व्यस्त हो गई। सुबह सरकारी स्कूल, शाम को अपना सेंटर। थकान हद से ज्यादा थी। कभी कभी पैरों में जान नहीं रहती, लेकिन जब बच्चों की आंखों में उम्मीद देखती तो सब भूल जाती। इसी बीच एक बड़ा झटका लगा। एक रात सेंटर बंद कर मैं घर लौट रही थी। अचानक 2 लोग सामने आए। एक ने कहा, बहुत समाज सुधारक बन रही हो। मैं डर गई। उन्होंने धमकी दी, ज्यादा उड़ोगी तो गिरा दी जाओगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। घर पहुंचकर मैं बहुत रोई। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा। मम्मी, डर लग रहा है? मैंने सिर हिलाया। उसने मासूमियत से कहा, आप डरेंगी तो मैं भी डरूंगा। उस पल मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैंने फैसला किया, डर कर पीछे नहीं हटूंगी। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पहली बार मैंने सिस्टम का सामना किया। कुछ दिन बाद धमकियां बंद हो गईं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह आदित्य का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ गंभीर थी। काव्या, रोहन की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। भले ही हम अलग हो चुके थे, लेकिन वो आर्यन का पिता था। मैं अस्पताल पहुंची। रोहन बेड पर पड़ा था, कमज़ोर, टूटा हुआ। उसने आंखें खोली, मुझे देखा तो रो पड़ा। माफ़ कर दो। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने सिर्फ इतना कहा, आर्यन तुम्हें याद करता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। डॉक्टर ने कहा, जिंदगी ने उसे बहुत सबक सिखा दिया है। मैं बाहर निकली तो मन भारी था। कभी कभी माफ़ करना भी एक जीत होती है। घर लौटकर मैं देर तक खिड़की के पास बैठी रही। आसमान में चांद था। मैंने खुद से कहा, काव्या, तू बहुत दूर आ गई है। अगले दिन एक और खुशखबरी मिली। मेरे 2 स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गए। सेंटर में जश्न सा माहौल था। बच्चे मिठाई बांट रहे थे। आर्यन ने कहा, मम्मी, आज बहुत खुशी है। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन दिल की किसी कोने में एक सवाल था, क्या आप सब ठीक हो जाएगा? जिंदगी कभी पूरा जवाब नहीं देती, लेकिन रास्ता ज़रूर दिखाती है। समय रुकता नहीं है, वो चुपचाप सब कुछ बदल देता है। जिस जिंदगी से मैं कभी डरती थी, आज वही जिंदगी मुझसे नज़रें मिलाकर चल रही थी। सुबह का वक्त था। सेंटर में बच्चे आ रहे थे। कोई किताब खोल रहा था, कोई सवाल पूछ रहा था, और मैं बोर्ड के सामने खड़ी थी। लेकिन आज मेरे अंदर वो पुरानी काव्या नहीं थी। आज मैं डरी हुई नहीं थी, टूटी हुई नहीं थी। आज मैं खुद पर भरोसा करने वाली औरत थी। आर्यन अब काफ़ी बड़ा हो गया था। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर खुद अपना बैग संभालता। कभी कभी मेरे सामने खड़ा होकर कहता, मम्मी, आज मुझे देर हो जाएगी। मैं मुस्कुराकर कहती, ठीक है, संभल कर जाना। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मम्मी, आप इतनी मजबूत कैसे बनी? मैं चुप हो गई। कैसे समझाऊं उसे कि मजबूती चोटों से पैदा होती है। मैंने सिर्फ इतना कहा,
जब कोई रास्ता नहीं बचता तब इंसान खुद रास्ता बनाता है। उस दिन वो मुझे देर तक देखता रहा। शायद वो समझ गया था। सेंटर अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। 3 कमरे, 2 टीचर और ढेर सारे सपने। मैंने कभी अपने नाम का बोर्ड बड़ा नहीं लगाया, लेकिन बच्चों की ज़बान पर मेरा नाम था। एक दिन शहर से बाहर एक सेमिनार में मुझे बुलाया गया। विषय था महिलाएं और आत्मनिर्भरता। मैं स्टेज पर खड़ी थी। लोग सामने बैठे थे। कुछ चेहरे मेरे जैसे थे, डरे हुए, उलझे हुए। मैंने माइक पकड़ा और कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चे को डर से बाहर निकालना चाहती थी। पूरा हॉल शांत था। मैंने अपनी कहानी सुनाई, बिना सजावट के, बिना बढ़ा चढ़ाकर। जब मैं ख़त्म हुई तो तालियां बजीं। उस दिन मैंने पहली बार अपने दर्द को ताकत बनते देखा। घर लौटते वक्त मुझे रोहन का मैसेज आया। उसने लिखा था, मैं अब ठीक हूँ, नौकरी भी मिल गई है, आर्यन से मिलने आ सकता हूँ। मैंने देर तक फ़ोन को देखा, फिर जवाब दिया, आर्यन की खुशी सबसे ज़रूरी है। मैंने बदला नहीं चुना, मैंने सुकून चुना। कुछ हफ्तों बाद रोहन आया। वो बदला हुआ इंसान था। आर्यन ने उसे देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिलाया। वो उसके पास गया। उस दिन मैंने समझा, माफ़ करना खुद को हल्का करना होता है। शाम को मैं छत पर बैठी थी। आसमान लाल हो रहा था, हवा चल रही थी। नेहा मेरे पास आई। अब वो भी खुद पढ़ाने लगी थी। बोली, मैम, अगर आप उस दिन मुझे नहीं सुनती तो शायद। वो बोल नहीं पाई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हर लड़की को बस एक सुनने वाला चाहिए। आर्यन छत पर दौड़ रहा था, हंस रहा था। उसकी हंसी मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास डर नहीं था। मेरे पास अपनी पहचान थी। मेरे पास वो ज़िंदगी थी जो मैंने खुद बनाई थी। कभी कभी रात को मैं पुराने दिनों को सोचती। वो बारिश वाली रात, वो ताले लगे दरवाजे, वो टूटे सपने। अगर वो सब न हुआ होता तो शायद मैं आज यहाँ न होती। जिंदगी ने मुझे तोड़ा था, लेकिन मैंने खुद को फिर से जोड़ा था। आज अगर कोई मुझसे पूछे, तुमने क्या जीता, तो मेरा जवाब होगा, मैंने खुद को जीता। और यही सबसे बड़ी जीत है। वक्त ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये थी कि औरत कमज़ोर नहीं होती, उसे बस बार बार चुप कराया जाता है। जिस माँ को कभी कहा गया था, तू कुछ नहीं कर सकती, आज वही माँ दूसरों की उम्मीद बन चुकी थी। उसने महल नहीं पाया, लेकिन सुकून पाया। उसके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन अब डर नहीं था। और जब उसका बच्चा मुस्कुराकर बोला, मम्मी, मुझे आप पर गर्व है, तो समझ लो उस औरत ने जिंदगी से हार कर भी सबसे बड़ी जीत जीत ली थी। वो औरत जिसने हर रात अपने आंसू तक छुपाए, जिसने अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए सुलाया और खुद चुपचाप टूटती रही। आज वो रो नहीं रही थी, आज वो बस अपने बच्चे को देख रही थी, क्योंकि उसी बच्चे ने धीरे से कहा था, मम्मी, अब मुझे डर नहीं लगता। और उस एक लाइन ने उस माँ की सारी जिंदगी की तकलीफ धो डाली। कभी कभी जीत पैसा नहीं होती, इज्जत भी नहीं। कभी कभी बस इतना जान लेना ही काफ़ी होता है कि आपका बच्चा अब सुरक्षित है। और उस दिन वो औरत अंदर से जिंदा हो गई थी। उस माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने मार भी सही, ताने भी सहे और हर दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाया, बस इसलिए ताकि उसका बच्चा डर के साए में न पले। उस रात जब वो अकेली बैठी थी और उसका बेटा उसकी गोद में सो रहा था, उसने पहली बार अपने आंसू उसके माथे पर गिरने दिए और कांपती आवाज़ में कहा, भगवान, अगर मेरी तकलीफ़ कम नहीं हो सकती तो मेरे बच्चे का डर ख़त्म कर देना। और सालों बाद जब वही बच्चा उसे कसकर पकड़कर बोला, मम्मी, अब मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा ना, तो उस माँ ने समझ लिया कि उसने ज़िंदगी में सब कुछ हार कर भी अपने बच्चे को जीत लिया था। और उस जीत की कीमत सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है।